बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें नैनो पार्टिकल सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स हैं हमने कंबाइन किया इस वीडियो में। तो हम नोट्स की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास नैनो पार्टिकल्स क्या है। नैनो पार्टिकल एक ग्रीक वर्ड से निकले हैं जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड कौन सा है, नैनोस है, जिसका मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हम इन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। इनकी डेफिनेशन क्या है, अ नैनो पार्टिकल इज़ अ पार्टिकल ऑफ मैटर रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। जो है इसके दरमियान जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं दैट आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि जो हमारे पास नैनोमीटर होता है इज़ द बिलियंथ ऑफ मीटर, इतना स्मॉल है। हमारे पास ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। हम वैसे जैसे अब लाइट को देखते हैं, विजिबल लाइट होती है, तो इससे भी ये ज़्यादा स्मॉल है क्योंकि हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है वो 350 to 750 नैनोमीटर के दरमियान होती है। और आप खुद सोचें कि ये 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो इनके लिए या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होती है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। ठीक है, ये एग्जिस्ट इन नेचुरल वर्ल्ड, हमारे पास नेचर में भी पाए जाते हैं और हमारे पास सिंथेसाइज भी होते हैं लैब्स में। तो यहाँ इससे पहले ये तो आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक फ़्लो चार्ट दिखाती हूँ। चलें जी, ये आपके पास फ़्लो चार्ट है जिसमें हम ऑरिजिन, कंपोजिशन, मॉर्फोलॉजी एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अगर मैं ऑरिजिन की बात करती हूँ, ये नैनो पार्टिकल है, ये हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, ऑरिजिन से रिलेटेड। फिर हम कंपोजिशन की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी एंड डायमेंशन की बात करेंगे। तो मैं आपको ऑरिजिन की तरफ लेके जाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये जूम करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास ऑरिजिन में जो है वो तीन चीज़ें हैं, एक नेचुरल है, एक इंसिडेंटल है और एक इंजीनियर्ड है। ठीक है, हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली कैसे होते हैं, हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं। अगर मैं नेचर में बात करूँ तो मेरे पास जो कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वायरस, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, क्ले, या आपके पास कंबस्टन से आ जाते हैं जब वोल्केनो इरेक्ट होता है तो भी हमारे पास जो है आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास इंसिडेंटल का मतलब होता है कि अनइंटेंशनली क्रिएटेड एज अ बाय प्रोडक्ट्स बाय इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इरादा नहीं होता नैनो पार्टिकल्स को बनाने का, लेकिन आप कोई और इंडस्ट्रियल प्रोसेस करें या मैकेनिकल प्रोसेस करें और उसमें आपके पास जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है ये नैनो पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं। तो ये भी तरीका है, यहाँ से भी हमें नैनो पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं। दूसरा जो है, तीसरा सॉरी, हमारे पास इंजीनियर्ड मीन्स के सिंथेसाइज्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दीज नैनो पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैब, प्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जो हम नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं लैब में वो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हम अपनी डिज़ायर करेक्टरिस्टिक उन्हें देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली एप्लीकेशन है, ये इस चीज़ पे काम करे, तो हम उसके डायमेंशन, उसकी शेप, उसका साइज़, हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से खुद सिंथेसाइज करते हैं लैब में। ठीक है, अब जो सिंथेसाइज जो है इसके लिए भी तीन प्रोसेस है, एक है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, ये किसकी टाइप है, ये सिंथेसाइज की टाइप है। अब हमारे पास फिजिकल प्रोसेस ये है कि जिसमें आप लाइक मेथड्स यूज लाइक मैकेनिकल एंड वेपर प्रेशर। अगर आपके पास जो मैकेनिकल फिजिकल में अगर देखते हैं तो आपके पास फिजिकल वही प्रोसेस होते हैं जो मैकेनिकल प्रोसेस है, मींस के जिसमें आप खुद हैमरिंग वगैरह, बॉल मिलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ये फिजिकल है, जिसमें आपकी फिजिकल फोर्स वगैरह लगे। जैसे आप जो है ग्राइंडिंग वगैरह करें तो ये हमारे पास कौन से प्रोसेस हैं, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। केमिकल में आपने केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करने हैं, आपने केमिकल्स डालने हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, सोल जेल आ गया है, CVD आ गया है, केमिकल रिडक्शन आ गया है। लेकिन इसका ये मसला है आपके पास कि ये रिक्वायर हार्मफुल केमिकल जो है इसमें यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि आपका काम केमिकल से होता है, टेक लॉन्ग टाइम, ये हमारे पास जो कंज्यूम करता है टाइमिंग वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप बायोलॉजिकल सोर्सेज में प्लांट एक्सट्रैक्ट ले लें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, इसके ऊपर जितना भी हमारे पास नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज होगा इन चीज़ों पे वो हमारे पास बायोलॉजिकल होगा कि हमने बायोलॉजिकल सोर्स यूज़ की थी। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ। अगर मैं आपको कंपोजिशन दिखाऊं तो मेरे पास एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है, एक कार्बन बेस्ड है और एक कंपोजिट है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास लेक्चर में सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात की गई थी, लेकिन आप जहाँ भी देखेंगे तो ये दो भी आएंगे लाजमी। ठीक है,
आप जो भी बुक खोलेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे अगर कोई चाहे तो यहीं से डायरेक्ट एग्जांपल भी लिख सकता है। मेरे पास ये जो है प्योर मेटल, मेटल ऑक्साइड, सिरेमिक, सेमीकंडक्टर, फिर ये उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक की पॉलीमेरिक या लिपिड बेस्ड है, और ये फिर उनकी टाइप्स है। कार्बन के लिए जो है हमारे पास फ्लोरीन्स, ग्रेफीन्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह है। कंपोजिट के हमारे पास कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, तो मैंने यहीं पे डेफिनेशन इसकी लिख दी है। इनकी मैं अभी आपको डिटेल देती हूँ। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स के इनमें से कोई भी हमारे पास कंबाइन हो के नैनो पार्टिकल बनते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नैनो पार्टिकल्स। फिर कहते हैं कि मेड अप ऑफ मेटल और सिरेमिक और स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड पॉलीमर्स फाउंड इन वैक्यूम क्लीनर्स या फोन कवर्स में हमारे पास होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इनकी थोड़ी सी इन तीनों की डिटेल दे देती हूँ। अब आपके पास ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिट का मैंने वहाँ थोड़ा बहुत बता दिया आपको, ये 3 बेसिक हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ, नैनो पार्टिकल्स की, तो मेरे पास पॉलीमर बेस्ड होते हैं, मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर। मीन्स के मेरे पास जो नेचुरल चीज़ें, लिपिड हो गया है, प्रोटीन हो गया है, शुगर हो गया, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होते हैं कि लेस स्टेबल होते हैं, हायर टेंडेंसी टू रिएक्ट होते हैं, और ये मोर बायोकम्पैटिबल है, ठीक है, क्योंकि खुद ये बायोमोलिक्यूल्स की तरह है। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स आर सेंसिटिव टू थर्मल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज हीट एंड लाइट फॉर्म बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की तरफ अगर चलते हैं, तो मेरे पास जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं मेड अप ऑफ नॉन कार्बन बेस्ड होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक वही मटेरियल है जो नॉन कार्बन बेस्ड है, लाइक प्योर मेटल्स वगैरह हो गए हैं। और प्योर मेटल्स को देखते ही आपके माइंड में ये आएगा कि दीज आर हाईली स्टेबल, क्योंकि एक तो ये प्योर है, लेकिन ये टॉक्सिक हैं क्योंकि इन ये हैवी मेटल्स हैं। आपको पता है कि हैवी मेटल्स हमेशा टॉक्सिक होते हैं, तो ऑब्वियसली प्योर मेटल्स हैं तो लेस बायोकम्पैटिबल होंगे हमारे पास, और फोटो कैटालाइसिस में, ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। इनकी एग्जांपल आप क्वांटम डॉट्स, मेटल ऑक्साइड, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स या मेटल सॉल्ट भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल पे, मेड अप फ्रॉम सोलरली फ्रॉम कार्बन एटम्स, एग्जांपल फ्लोरीन्स, कार्बन ब्लैक, कार्बन क्वांटम डॉट्स। अब मेरे पास जो है वो कहते हैं कि सिर्फ जो कार्बन से बने हुए हैं, सिर्फ कार्बन से जो बने हुए हैं हमारे पास नैनो पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन यूज़ हुआ है, मींस के और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हुई, सिर्फ एक कार्बन जो है हमारे पास उसके बनाने का मटेरियल यूज़ हुआ है। अब लेट सपोज हमारे पास फ्लोरीन्स हैं, कार्बन ब्लैक हो गया, कार्बन क्वांटम डॉट्स हो गए। अगर मैं कार्बन 60 फ्लोरीन को देखती हूँ, तो मेरे पास उसमें 60 कार्बन एक बॉल की शक्ल में जो है वो अरेंज होते हैं। जैसे आप सॉकर बॉल को देखें तो बिल्कुल सेम उसकी तरह हमारे पास कार्बन जो है वो अरेंज होते हैं। यूनाइट दी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये आप इतना लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इनकी हाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी वगैरह, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह, ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही आसान है, ये ड्रग डिलीवरी, इमेजिंग में भी काम आते हैं। तो चलें जी देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं। अब हमारे पास है मॉर्फोलॉजी और डायमेंशन हमारे पास रह गया, जिसमें हमारे पास वेरिएबल साइज़ है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्फेरिकल है, सिलिंड्रल है, ट्यूबलर है, हॉलो कोर है, स्पाइरल, कॉनिकल, फ्लैट और इरेगुलर शेप है, ठीक है। इसकी इतनी डिटेल मैंने नहीं लिखी और ना ही इसकी कोई इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ शेप्स की बात की गई है। बस आप ये याद रखें कि जब शेप की बात की जाए और स्फेरिकल की बात की जाए तो ये सबसे कॉमन है, और हमारे पास ये बहुत ही बेस्ट नैनो पार्टिकल के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो हाई होता है और साइज़ इसका स्मॉल होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास डायमेंशन पे। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो आप जो है, मैं आपको पता है कि हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैं 0 डायमेंशन की बात करूं, अब हम जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं, मैंने मॉर्फोलॉजी बताई है ना, शेप्स, और उसके आगे डायमेंशन थे। तो डायमेंशंस की क्या है, 4 टाइप्स हैं हमारे पास, नैनो पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशन। हमने जो चीज़ है ऑरिजिन की बेस पे नैनो पार्टिकल्स को पढ़ना है, कंपोजिशन की बेस पे पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे पढ़ना है, डायमेंशन की बेस पे पढ़ना है। इसके अलावा हमने हाई एस्पेक्ट, लो एस्पेक्ट, रेशो, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब अगर मैं 0 डायमेंशन की बात करती हूँ, तो आपको मैंने यहाँ डायमेंशन लिख के बता दिया। लेट सपोज मेरे पास कोई भी नैनो पार्टिकल है और उसकी तीनों डायमेंशन जो है वो नैनोमीटर रेंज में आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड 0 डायमेंशन। उसका कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जो आउट ऑफ नैनोमीटर रेंज आ रहा है या नैनोमेट्रिक रेंज आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों नैनोमीटर रेंज में है, तो मेरे पास ये 0 डायमेंशन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द डायमेंशंस आर इन नैनो रेंज, नैनोमीटर रेंज, नन ऑफ डायमेंशन इज आउट ऑफ नैनोमीट्रिक रेंज, ठीक है ना। कोई भी नहीं है नैनोमीट्रिक रेंज से बड़ा नहीं है, सब इसी रेंज में आ रहे हैं।
हम इसे ज़ीरो डायमेंशन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हम इन्हें क्वांटम डॉट्स कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो उसकी शेप नैनोस्फीयर या नैनो क्लस्टर्स की फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल में आप ग्रेफीन ऑक्साइड लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिसर्च में और डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब इनका जो है, या तो ये हमारे पास नैनो पार्टिकल नैनो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, एमॉर्फस भी हो सकते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, या सिंगल क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। अब अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो मेरे पास जो वन डायमेंशन होता है उसमें दो मेरे पास डायमेंशन नैनोमीट्रिक रेंज में होते हैं, लेकिन एक हमेशा आउट ऑफ रेंज होता है, मीन्स के ग्रेटर देन नैनोमीट्रिक रेंज होता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि टू डायमेंशंस आर इन नैनोमीटर रेंज एंड थर्ड वन इज आउट ऑफ नैनोमीट्रिक रेंज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड नैनो वायर्स। हम इन जैसे या वन डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स को नैनो वायर्स भी कहते हैं। ये हमारे पास नैनो फिल्म्स या नैनो ट्यूब नैनो रॉड्स की फॉर्म में होते हैं, ये नीडल लाइक शेप होते हैं। इनकी हाईली कंट्रोलेबल मॉर्फोलॉजी और इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये नैनो डिवाइसेस, नैनो कंपोजिट मटेरियल एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। अब अगर मैं टू डायमेंशन की बात करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक नैनोमीटर के रेंज में होगा, और ये जो मटेरियल या नैनो पार्टिकल के बाकी दो डायमेंशन होंगे वो ग्रेटर देन नैनोमीट्रिक रेंज होंगे। मींस के ये नैनोमीटर रेंज में नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ओनली वन डायमेंशन इज़ इन नैनोमीट्रिक रेंज, और जो अदर हैं वो ग्रेटर देन नैनोमीट्रिक रेंज है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम वेल्स भी इन्हें कहते हैं। प्लेट लाइक इनकी शक्ल होती है। ऑब्वियसली अब जब प्लेट लाइक है तो ये हमारे पास कोटिंग के लिए, लेयर्स के लिए या नैनो फिल्म्स के लिए जो है ये काम आते हैं या इंक्लूड होते हैं। मीन्स कि इनकी शेप जो है वो बिल्कुल प्लेट की तरह है। तो ये सेंसर में यूज़ होते हैं, फोटो कैटलिस्ट में, नैनो कंटेनर्स या नैनो रिएक्टर में यूज़ होते हैं। अब आते हैं थ्री डायमेंशन हमारे पास नैनो पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इनका कोई भी, ये लेट सपोज मेरे पास एक्स है, ये वाई, अगर मैं जेड इसे करती हूँ तो मेरे पास कोई भी डायमेंशन जो है वो नैनोमीटर रेंज में नहीं आ रहा। जो तीनों डायमेंशन है वो ग्रेटर देन नैनोमीट्रिक रेंज है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑल थ्री डायमेंशन आर आउट ऑफ रेंज, मीन्स के जो है वो ग्रेटर देन, तो हम कहते हैं कि इनके पास अर्बिटरी थ्री डायमेंशंस होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर जैसे कह सकते हैं। फिर ये ऑब्वियसली जिसका 3D स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन होगा, और ये कंटेन डिस्पर्जन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स एंड नैनो मल्टीलेयर्स। हमारे पास कहाँ पे काम आते हैं, कैटालिसिस में, इलेक्ट्रोड मटेरियल बैटरीज में, और मैग्नेटिक मटेरियल में। इतनी बात क्लियर है। हमने वहाँ ऑरिजिन, कंपोजिशन, मॉर्फोलॉजी और डायमेंशन पढ़ लिया, वहाँ जगह नहीं थी। वरना नैनो पार्टिकल को हम पोरेसिटी की बेस पे भी क्या करते हैं, देखते हैं। अब पोरेसिटी की बेस पे हम देखें कि एक नैनो पार्टिकल है, उसके पोर्स का साइज़ कितना है। वो हमारे पास पोर्स जो हैं उसका माइक्रो है, मीज़ो है या मैक्रो है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली पोरेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो जो नैनो पार्टिकल है वो क्या आने वाले मटेरियल को अलाउ करता है अंदर जाना या नहीं करता, या वो अपनी सरफेस पे ही रोक लेता है। पोर्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये पोर्स जो है, अगर पहला मैं बात करूँ माइक्रोपोरस नैनो पार्टिकल की, तो इनका साइज़ हमेशा 2 नैनोमीटर और लेस होता है, इससे कम होता है। इतना छोटा उनके पोर्स का साइज़ होता है। ये हमारे पास है यूज्ड इन एनकैप्सुलेटिंग मटेरियल और एड्जॉर्प्शन। आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन में हमारे पास सरफेस होती है, उसके ऊपर पोर्स होते हैं। आने वाला मटेरियल इसी पोर्स में हमारे पास एड्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर एग्जांपल सिंपल में लें तो हमारे पास सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स है, MOF है, जियोलाइट्स हैं, और ये हमारे पास लिथियम सल्फर बैटरीज, इसकी एक एप्लीकेशन आ गई है, उसमें यूज़ होते हैं। इसका इतना ख़ास कोई वो नहीं है, मीन्स के लेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ साइज़ की बात की गई थी, इसके अलावा कोई भी चीज़ की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो मीज़ोपोरस की अगर बात करते हैं तो मीज़ोपोरस में मेरे पास साइज़ कितना है, साइज़ 2 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, या 250 नैनोमीटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मीज़ोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स देख सकते हैं, और ये ड्रग डिलीवरी में काम आते हैं हमारे पास, और ये बहुत ही हाईली बायोकम्पैटिबल और नॉन टॉक्सिक होते हैं। अगर मैं मैक्रोपोरस की बात करूं तो मेरे पास जो लार्जर दैन 15 नैनोमीटर जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास मैक्रोपोरस है। यहाँ पे मैक्रोपोरस आप सिलिका नैनो पार्टिकल्स या आयरन बेस्ड मैक्रोपोरस नैनो पार्टिकल्स जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास ड्रग डिलीवरी, कैटालिसिस और प्योरीफिकेशन में ये काम आते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास करेक्टराइजेशन टेक्निक्स पे। ये अगर ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोड है उसमें ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट समझेंगे कि इनकी वर्किंग कैसे है। सबसे पहले अगर आप विजिबल
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने इस चीज़ को किया हुआ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेट सपोज आपने कोई सैंपल रखा है, कोई मटेरियल रखा है, उस पर यूवी जो है लाइट इंसिडेंट हुई है, वो आने वाली लाइट का एंगल और फिर स्कैटर हुई है, ठीक है, मीन्स के रिफ्लेक्ट हुई है, इसका एंगल जो है हम चेक करते हैं। इसमें हमारे पास लाइट 0 to 20 नैनोमीटर की रेंज में हो सकती है। इसके साथ हम एक डिटेक्टर लगाते हैं, वो डिटेक्ट करता है कि आने वाला और ये वाला मीन्स के बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और हमें एक स्पेक्ट्रम देता है और इसी से हमें कॉन्फ़िगरेशन का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू लेक्चर ये 2 पॉइंट थे कि गोल्ड की हमारे पास 4 to 500 के दरमियान आती है और हमारे पास मेटल ऑक्साइड कितने 2 to 300 नैनोमीटर। यहाँ तक अच्छा, आप इस चीज़ को सिर्फ समझ लें कि हमारे पास मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। ये मेरे पास यूवी विजिबल था, मैंने यहाँ इंसिडेंट में यूवी विजिबल लिख दिया है, ठीक है। अब मेरे पास TEM है, हमारे पास ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है, मॉर्फोलॉजी पार्टिकल साइज के बारे में हमें बताती है। करेक्टराइजेशन टेक्निक्स का मतलब ये होता है, जिसको नहीं पता कि हमारे पास आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम लेट सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास वैलिडेशन होनी चाहिए अपने रिसर्च की या अपने रिज़ल्ट की, तो हम उन्हें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और उनका रिज़ल्ट चेक करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये जो स्पेक्ट्रम आया, इससे मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास सैंपल में क्या नेचर है, उसकी क्या चीज़ है। हर करेक्टराइजेशन टेक्निक डिफरेंट चीज़ें देती है। लेट सपोज मैंने यूवी की बात की है तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन दे रही है। अगर मैं TEM की बात करती हूँ तो मेरे पास ये मॉर्फोलॉजी पार्टिकल साइज़ दे रही है। अब मैंने वही मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे भी एंगल होगा, यहाँ पे भी एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मेरे पास वहाँ पे इंसिडेंट यूवी यूज़ हुई थी, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की गई, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन यूज़ करने हैं। इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, स्कैटर्ड होंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा होगा वो क्या करेगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है कि यहाँ पे डिटेक्टर भी होता है, ये भी हमारे पास स्पेक्ट्रम देता है और डिटेक्टर में स्पेक्ट्रम देता है। तो मेरे पास ये सेम है, बस इसका और यूवी का ये फ़र्क है कि इसमें हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, ठीक है। और इसका ये है कि हमारे पास ये जो सैंपल है इसे हम बैकग्राउंड के साथ कंट्रास्ट करते हैं और फिर इसका स्पेक्ट्रम वगैरह लेते हैं, मीन्स के स्पेक्ट्रम इसका ऐसे आता है रिजल्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल देन एमॉर्फस कार्बन जो होते हैं वो आर इजीली इमेज्ड। हमारे पास यही चीज़ें जो हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मटेरियल या देन एमॉर्फस कार्बन यूज़ होते हैं, मीन्स कि ये इजीली हमारे पास स्पेक्ट्रम दे देते हैं। अगर एग्जांपल देखूं तो हमारे पास AgAu CU हमारे पास क्या आ जाएगा Al, ठीक है। ये इतनी आपको बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास XRD है। XRD हमारे पास क्या है, एक्सरेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक जिसे हम कहते हैं। अगर ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो फेज़ और क्रिस्टलिनिटी ऑफ नैनो पार्टिकल बताती है या शेप बताती है, इतनी बात क्लियर है। इसमें भी वही फिनोमिना है, बस आपने सिंपल जो है एक मटेरियल बनाना है, वहाँ पे यूवी था, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ पे एक्सरेज आ गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक डिटेक्टर लगा दें वो स्पेक्ट्रम दे देगा। अब इसी चीज़ को आपने खुद लिखना है। हमारे पास ये जो है एक्सरेज, अब इसका यूनिट क्या होता है कि यूनिट हमारे पास 2 डिग्री होता है। मैंने ग्राफ बना दिया है इंटेंसिटी और ये हमारे पास डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है। बाकी ये हमारे पास XRD जो होता है ये अपने एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम जो है मेटल ऑक्साइड या मेटल को भी हम जो है चेक कर सकते हैं, इसमें इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास अगर लेट सपोज आपके पास XRD जो है उसमें बहुत ही हाईली अमॉर्फस सैंपल आ गया जिसकी हाईली अमॉर्फस करेक्टरिस्टिक है, या कोई कुछ ऐसे भी आते हैं जिनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये हमारे पास XRD को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट आपके पास वैसे नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें 2 चीज़ें, एक ब्लैक पेपर, एक वाइट पेपर मिलता है एज अ रिज़ल्ट, मीन्स के बैकअप फाइल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हैं दूसरी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। अब आते हैं FTIR पे। अब जो है आपने FTIR जो है इसका सिंपल जो है IR याद करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी पुरानी है और ये जो है थोड़ा सा नया, इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसे
FTIR कह दिया है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे सिंपल है, वहाँ पे पहले UV था, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक्सरेज आए और यहाँ पे इंफ्रारेड रेज आ गई हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज आएंगी, स्ट्राइक करेंगी, स्कैटर्ड होंगी, वहीं डिटेक्टर, वहीं स्पेक्ट्रम, वहीं एंगल ऑफ इंसिडेंट, वहीं हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमें फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है कि हमारे पास जो सैंपल है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए यूज़ होता है, या हम कंटेमिनेंट्स चेक करते हैं तब उसके लिए। इसकी एग्जांपल में आप बायोजेनिक नैनो पार्टिकल्स लिख सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर OH की रेंज है 3000 टू 3500 मीन्स के 3500 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो नेचर ऑफ हमें सैंपल का पता चल जाता है कि उसमें कौन से बॉन्ड है, उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये चीज़ें हमें FTIR बताता है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो मीन्स कि आपको FTIR का लाजमी पता होगा। अब आता है DLS का मतलब होता है कि हमारे पास जो है डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, हम इसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है हमारे पास डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। आप एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लें नैनो पार्टिकल्स का और उसमें एक लेज़र की बीम जो है फेरें, मीन्स कि इसमें से गुजारें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास नैनो पार्टिकल का साइज़ क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्राउनियन मोशन में होते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मोशन में होते हैं तो मीन्स के मेरे पास जो लार्ज पार्टिकल होगा ऑब्वियसली वो स्लो मूव करेगा, और अगर वो मूव ही स्लोली कर रहा है तो मेरे पास वहाँ पे जो यहाँ पे लेज़र लाइट होगी वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एवरेज जो है मॉलिक्यूल की वो लार्ज साइज़ पार्टिकल है या स्मॉल साइज़ है। मीन्स का स्मॉल भी इसके अपोजिट होगा कि वो जल्दी मूव करेगा तो उसकी कम लाइट स्कैटर्ड होगी। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास जो है ये क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे बाय एनालाइजिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन कैन ऑब्टेन ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन, हमें पता चल जाता है। बस ये सिंपल सा आप यही बात मेरी याद रख लें जो मैंने अभी बताई है। आप आते हैं जीटा पोटेंशियल की तरफ। जीटा पोटेंशियल से पहले जीटा साइज़र आता है। जीटा साइज़र हमारे पास जो है इसी का पार्ट है, एक ही मशीन है, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको पहले जीटा साइज़र बता दूं। हमारे पास जीटा साइज़र जो है वो पार्टिकल साइज, जीटा पोटेंशियल और मॉलिक्यूलर वेट बताता है। अब जीटा पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जीटा पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ है कि ये इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल नैनो पार्टिकल्स बताता है। यहाँ पे हम इसे आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के तौर पे भी जो है हम इसे जानते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, या मेरा ये जो ग्राफ मैंने या सॉरी ये जो डायग्राम बनाया है इसे याद रख लें, आपकी पूरी थ्योरी इसी से बन जाएगी। हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है कि उनकी सरफेस पे चार्ज होता है। लेट सपोज मेरे पास जो कोई भी नैनो पार्टिकल है उसकी सरफेस पे मेरे पास उसका जो सरफेस का चार्ज है मैं स्क्रीन आउट करती हूँ, मीन्स कि मैं उसे चेक करती हूँ, तो मेरे पास उस चार्ज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं उसके साथ अपोजिट चार्ज डालूंगी। लेट सपोज मेरे पास वो पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव डाल दिया उसके साथ चार्ज। आप खुद सोचें कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो जो एक लेयर पॉजिटिव की बनी होगी नैनो पार्टिकल की सरफेस पे उसके साथ जो है वो दूसरी लेयर बना लेगा नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव वो जहाँ भी मूव करेगा ना नैनो पार्टिकल सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में, क्योंकि हम कोलाइडल की बात करें हैं, हम कोलाइडल नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो वो सोल्यूशन में जहाँ पे भी मूव करेगा उसके साथ वो नेगेटिव वाले भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है डबल लेयर आ जाएगी। मेरे पास एक लेयर ऑलरेडी होगी और एक जो मैंने खुद डाले होंगे, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आ जाएगी। और इसके अलावा मेरे पास जो जीटा पोटेंशियल है वो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द बल्क इन विच द पार्टिकल इज डिस्पर्स, मतलब कि वो बल्क फ्लूइड जिसमें खुद पार्टिकल डिस्पर्स है और जो हमारे पास लेयर फॉर्म हुई है अपोजिट चार्जेस डालने की वजह से, इनका जो डिफरेंस होता है वो जीटा पोटेंशियल हमारे पास क्या करता है, मेजर करता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं हमारे पास SEM, ठीक है। हमारे पास SEM का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बड़े सिंपल सी बात है कि हमारे पास आपने कभी लेज़र प्रिंटर देखे हो, उसमें आप ऊपर पेज रखते हैं तो वो लाइट ऐसे लेज़र की जो है वो पैरेलल ट्रैक्स में एक दो लाइन जो है वो गुजरती है। सेम इज़ द केस विद
हमारे पास SEM। यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रिपेयर जो सैंपल है वो रखेंगे और एक पैरेलल लाइंस आएंगी इलेक्ट्रॉन्स की उस सैंपल से पास होंगी, ठीक है। वहाँ से डिटेक्टर हमें डिटेक्ट करेगा और वो स्क्रीन पे हमें शो करेगा कि हमारे पास जो है ये है। इससे हमें पता क्या चलता है कि इससे हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी पता चलती है और इसमें हमारे पास पार्टिकल जो है वो मिलीग्राम क्वांटिटी में एनालाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आप खुद सोचें 1 नैनोमीटर पार्टिकल को भी हम इससे देख सकते हैं। तो एक तो ये हमारे पास मसला ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं EDS पे। EDS हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास इनर्जी डिस्पर्सिव एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्सरेज का वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि हमारे पास ये प्योरिटी ऑफ एलिमेंट चेक करता है, परसेंटेज प्योरिटी। आपने क्या करना है कि लेट सपोज कोई भी मटेरियल है, मेरे पास यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, ये देखें, और मैं इससे जो है हाईली जो है एक्सरेज के साथ बम्बार्ड कराती हूँ। अब मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नॉकआउट हो जाएंगे। तो मेरे पास वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस सैंपल में से वो नॉकआउट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। एनर्जी लेके नॉकआउट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ग्राउंड स्टेट में जैसे आएंगे साथ ही वो एक फोटॉन जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब वहीं जो हमारे पास ये एक्सरे का फोटॉन होगा, ठीक है ना, एक्सरे फोटॉन हमारे पास वहीं डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन देगा। तो हमारे पास ये क्या चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एलिमेंट्स की देगा। अब यहाँ पे आप ये 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग के बारे में बताता है और स्टेट एनालिसिस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। अब आती हैं HRTEM, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। हमारे पास ये किस चीज़ के लिए होती है कि आप एटॉमिक लेवल पे इमेजिंग ऑफ क्रिस्टेलोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल देख सकते हैं। एटॉमिक लेवल पे जो है ना उसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी क्रिस्टलिनिटी कितनी है। तो हमारे पास इसमें एक चीज़ ये आप याद रख लें कि ये एब्जॉर्प्शन यूज़ नहीं करता, मीन्स कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना है, ये उससे हमारे पास इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करते हैं सैंपल के साथ। तो इससे हमें जो इमेज मिलती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास यूज़ होती है उसका स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। बस इतनी सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, फिर आती है हमारे पास BET। वो किस चीज़ के लिए, साइज ऑफ मेटल ऑक्साइड या पेयर डायमीटर्स, मीन्स के पोर्स का डायमीटर हमारे पास चेक करती है। ये हमारे पास बर्नर एमेट जो था, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, उनकी एक थ्योरी आई थी 1938 के बाद ही, थ्योरी के बाद ही उन्होंने ये हमारे पास टेक्निक जो है वो की थी। इनमें हमारे पास पोर साइज चेक करते हैं, ठीक है, और हमारे पास सरफेस को चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को, वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराते हैं एट लो टेम्परेचर पे। इसी तरीके से हमारे पास साइज ऑफ मेटल और पोर्स का डायमीटर भी पता चल जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो है ये चीज़ आती है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेशो एस्पेक्ट। हमारे पास हाई एस्पेक्ट रेशो नैनो पार्टिकल्स भी हैं, लो एस्पेक्ट रेशो नैनो पार्टिकल्स भी हैं। अब आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। सिंपल सी बात है हमारे पास के नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स विद शेप सच एज हेलिकल, जिगजैग, बेल्ट, परहैप्स नैनो वायर्स विद डायमीटर दैट वेरीज विद लेंथ। हमारे पास ये आ जाते हैं हाई एस्पेक्ट रेशो में। अब लो एस्पेक्ट रेशो में हमारे पास इंक्लूड स्फेरिकल, ओवल, क्यूबिक, प्रिज्म, हेलिकल, पिलर्स और बहुत से जो है नैनो पार्टिकल्स एज अ पाउडर, सस्पेंशन और कोलाइडल फॉर्म में भी मिलते हैं। यहाँ पे आते हैं, अच्छा यहाँ पे इतनी सारी आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स कि हमारे पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हमें नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है 2 मेन है, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। फिर उसमें हमारे पास मज़ीद टाइप्स हैं। अब आप खुद देख लें कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव है उसमें फिजिकल मेथड आ रहा है, हम इसे कहते हैं कि बॉटम अप अप्रोच। जो डिस्ट्रक्टिव है वो टॉप बॉटम अप्रोच, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फिजिकल आता है, इसमें 2 केमिकल, बायोलॉजिकल आते हैं। मैं आपको अभी से यहीं से बता दूं कि हमारे पास जो बॉटम अप है मीन्स कि आपने नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाने में आप खुद सोचें कि आपने छोटे छोटे एटम कलेक्ट करके या मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करके उनका क्लस्टर बनाना है, वो इकट्ठे होंगे, फिर उससे कुछ जाके नैनो पार्टिकल जो है वो बनेगा। आप जो है गरीबी से अमीरी की तरफ जाएंगे तो आप पैसे जोड़ के रखेंगे, ठीक है ना। लेट सपोज आपने टॉप टू बॉटम जाना है, अमीर से
गरीब होना है। तो आपके पास जो ऑलरेडी माल है या आपके पास जो नैनो पार्टिकल है या बल्क मटेरियल है, आपने उसे तोड़ना और छोटे छोटे पार्टिकल्स में करना है, फ्रेगमेंट्स में, फ्रैक्शंस में, ठीक है। मीन्स कि आप अमीर हैं तो आपने पैसे उड़ाने हैं, यहाँ वहाँ ज़ाया करने हैं, ठीक है। अब जो है आपके पास यहाँ पे इसमें मज़ीद मैकेनिकल और वेपर, अकॉर्डिंग टू लेक्चर ये चीज़ है, मैकेनिकल प्रोसेस और वेपर प्रोसेस यूज़ होता है, जिसमें मैकेनिकल में बॉल मिलिंग और वेपर एब्लेशन मेथड होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन और डिस्चार्ज, नैनोलिथोग्राफी, और ये हमारे पास क्या है, सफरिंग हमारे पास मेथड यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैंने वही बात बताई कि आपने इंडिविजुअल को जो है एटम्स को उनको कंबाइन करना है, वो क्लस्टर बनेंगे और नैनो पार्टिकल्स इसी तरीके से बनेंगे। इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं कि हम चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या नीचे से बॉटम अप कहते हैं, मीन्स के बॉटम टॉप भी आप कह सकते हैं। हमारे पास बहुत सी जगह पे बॉटम अप भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बनेंगे। इसमें हमारे पास एक इसका फ़ायदा ये है कि फीवर डिटेक्ट्स होते हैं और हाई होमोजीनियस सरफेस होती है, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास लेक ऑफ टूल्स है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव मेथड है उसमें केमिकल आ रहा है, बायोलॉजिकल आ रहा है। केमिकल में हमारे पास ये सारे मेथड्स आ रहे हैं और बायोलॉजिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट। इन मतलब कि इनमें से अगर ये मेथड है आप समझ जाएंगे ये केमिकल है, अगर इनमें से ये चीज़ यूज़ हुई है नैनो पार्टिकल को बनाने के लिए, आप समझ जाएंगे ये बायोलॉजिकल मेथड से यूज़ हुई है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे ये लार्ज मटेरियल होता है, मीन्स कि वही बात है कि बल्क को आप तोड़ेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में करेंगे कन्वर्ट, फिर उससे नैनो पार्टिकल बनाएंगे। तो ये हमारे पास नैनो फिल्म के लिए सूटेबल होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसका यही है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो जो है इम्प्योरिटीज़ उनमें ज़्यादा होती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलें जी, फिर हम देखते हैं हमारे पास है सोल जेल मेथड। अकॉर्डिंग टू लेक्चर हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको सिर्फ मेन स्टेप बताती हूँ उसके कि हमारे पास इसमें बेसिकली हो क्या है। हम इसे वेट केमिकल टेक्निक भी कहते हैं या केमिकल सोल्यूशन डिपोजिशन भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास यूज़ कहाँ होता है, सिरेमिक इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेस में होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके स्टेप क्या है कि हमारे पास ये मेथड होता कैसे है, इसमें नैनो पार्टिकल्स बनते कैसे हैं। आपने स्टेबल एक सोल और जेल का सोल्यूशन ले लेना है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपने सोल जेल का आपने लिया है, उस सोल का स्टेबल सोल्यूशन लिया है, उसे आपने क्या करना है, उसकी जेलिटेशन करनी है। उसके लिए दो प्रोसेस है, मींस कि उसका जेल टाइप आपने बनाना है स्ट्रक्चर, तो उसके लिए पॉली एस्टरिफिकेशन या पॉली कंडेंसेशन टेक्निक यूज़ होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद, इस स्टेप के बाद ऑब्वियसली वो हमारे पास किस चीज़ में आ जाएगा, सॉलिड मास में आ जाएगा, और वहीं सॉलिड मास हमारे पास उसकी फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगी, कंट्रैक्शन ऑफ जेल नेटवर्क भी हो जाएगा और आफ्टरवर्ड राइपनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड मास जो है उसकी वजह से ये तीन चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद आपने उसी को ड्राई करना है, क्योंकि उसमें से आपका जितना भी लिक्विड फेज़ होगा उसमें से हटाना है, और उस ड्राइंग के बाद उसके स्ट्रक्चर में और भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। आपने उसकी डिहाइड्रेशन करनी है तकरीबन 8000 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसके बाद आपने उसकी डेंसिफिकेशन करनी है एंड डिकम्पोजिशन। आपने दो चीज़ें करनी है, डेंसिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे, उसी जो आपने जेल को सुखाया है उससे आपके पास जो भी आएगा वो नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड था ये। हमारे पास जो है टाइम सेविंग है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसके बाद आते हैं ग्रीन मेथड पे। आपको पता है ग्रीन मेथड का मतलब है कि आपने प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास नैनो पार्टिकल बनाने के लिए आपने प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया है, उसे वॉश कर लिया है, उसे ड्राई कर लिया है एस्टिमेट 6 से 7 घंटे तक, उसे ग्राइंड कर लिया, उसका पाउडर बना लिया, उस पाउडर का सोल्यूशन बनाया है वाटर में, ठीक है। वाटर में बनाने के बाद उसे रख दिया है मैग्नेटिक स्टिरर पे स्टिर होने के लिए। एस्टिमेट हमारे पास टेम्परेचर ये होना चाहिए 30 से 40। उसके बाद आपने उसकी फ़िल्टरिंग की है, उसका एक्सट्रैक्ट निकल आया। आप अब जो एक्सट्रैक्ट निकला है, अगर आप चाहते हैं कि आप नैनो पार्टिकल बनाएं तो आप बना सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि अभी नहीं बाद में, तो आप उसे 40 सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, स्टोर करके रख देंगे। लेट सपोज मैं इसी चीज़ से सिल्वर नैनो पार्टिकल बनाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया कि सिल्वर का साल्ट लिया, उसमें वाटर ऐड किया, उसका सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद जो है आपको पता है कि जैसे सोल्यूशन बनेगा तो सिल्वर जो हमारे पास साल्ट है वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसके आयंस जो हैं बन जाएंगे हमारे पास। उसमें हमने उसकी मोलैरिटी उस सोल्यूशन की फ़िक्स करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने जो एक्सट्रैक्ट ये ऊपर बनाया है यही इसमें ऐड करना है। जब ये ऐड कर लिया है तो हमने चेक करना है, स्टीर वगैरह करना है, देखते रहना है। हमने क्या करना है कि चेक करना है कि क्या 5 से 6 घंटे के बाद इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं।
अगर इसका कलर चेंज हो गया है तो मीन्स के नैनो पार्टिकल फॉर्म हो गया। अगर नहीं हुआ तो हमने ये अल्टरनेट मेथड यूज़ करना है, जिसमें हमने ये वाला कंपाउंड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भी आ जाएगा चीज़, जो भी एक्सट्रैक्ट वगैरह आ जाएगी, हमने उसकी वॉशिंग करनी है। लेट सपोज अगर आप एसिडिक बनाना चाहते हैं तो आप उसे एसिड में रख सकते हैं। अगर आप नैनो पार्टिकल बेसिक बनाना चाहते हैं तो आप उसे बेस वगैरह में भी रख सकते हैं। उसमें आप इमिजिएटली हमारे पास बेस जो है वो कर सकते हैं और फिर उसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के अगर आप अकॉर्डिंग टू अपने मीन्स के आपके जो डिज़ायर आप नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वॉश करेंगे उसे डिस्टिल वाटर से, उसके बाद ड्राई करेंगे, ग्राइंड करेंगे और आपके पास नैनो पार्टिकल्स बन गए। बहुत ही सिंपल सा मेथड था। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन हमारे पास कोई 2 3 4 हैं, बस इसके अलावा तो नहीं है। हमारे पास सबसे पहले आती है एंटी बैक्टीरियल। अगर आप एंटी बैक्टीरियल में देखेंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास बैक्टीरिया आपका अकॉर्डिंग आपके जो एप्लीकेशन है उसके बना हुआ है कि नहीं। तो आपने क्या करना है कि कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया करना है, कल्चर करना है बैक्टीरिया को बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। आपने उसे ऑटोक्लेव करना है और जिंदा बैक्टीरिया को ऑटोक्लेव करना है, ठीक है। आपने एक पेट्री डिश लेनी है, लैब में होती है पेट्री डिश, कभी आप देख लें, बिल्कुल सर्कल होती है छोटी सी पेट्री डिश। आपने उसे लिड बोरर जो है ना, एक ग्लास का रॉड की तरह होता है पतला सा, उसे डिवाइड करना है, ठीक है, इसी पेट्री डिश को। उसमें एक तरफ स्टैंडर्ड रख देना है हमारे पास नैनो पार्टिकल, एक तरफ बैक्टीरिया जो था ना वो रख देना है जो आप ऑटोक्लेव करना चाह रहे हैं। 24 घंटों के बाद 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे चेक करना है और उसकी इनहिबिटेशन चेक करनी है कि हमारे पास ये आप लेट सपोज यहाँ पे स्टैंडर्ड रख रहे हैं और यहाँ पे ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो आपने स्केल लेना है और इसके करना है कि ये कितना ज़्यादा इनहिबिट कर रहा है। मीन्स के हमारे पास जो है ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है या बढ़ गया है, और कितना ज़्यादा अगर लेट सपोज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी इनहिबिटेशन जो है वो कम है। अगर वो थोड़ा सा जो है बड़ा है मीन्स कि हमारे पास बैक्टीरिया बड़ा है तो इसकी इनहिबिटेशन क्या है, ज़्यादा है, वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये यूज़ कैसे होता है, बैक्टीरियल वॉल जो है ये कैसे हमारे पास यूज़ होती है बैक्टीरिया। चलें जी फिर देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे काम करते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर नैनो पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं कि नैनो पार्टिकल्स जाते हैं, आपको पता है कि हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई है, कि वो म्यूरिन से बनी हुई है जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, और वो कार्बोहाइड्रेट है मीन्स के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। वो आएंगे, इसको रप्चर करेंगे, पहले इसके साथ चिपक जाएंगे, सरफेस को रप्चर करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर चले जाएंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये ऐसे मीन्स कि हमारे पास ये डिजीज़ जो है एंटीबैक्टीरियल ये ऐसे हमारे पास ख़त्म हो सकती है। इसके बाद आ जाता है एंटी फंगल। एंटी फंगल में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी का बेसिकली मतलब ये है कि आपने कोई ड्रग है वो स्पेसिफिक जगह पे पहुंचानी है किसी पेशेंट की बॉडी में। हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर, उनका पीएच ब्लड का वो एबनॉर्मल होता है, क्योंकि वो कैंसर होता है तो ऑब्वियसली उनका हाई होता है। तो हमारे पास इस तरीके से अगर हम उनको मेडिसन दें तो वो टारगेट साइट तक जाते ही रास्ते में डीनेचर हो जाती है। क्योंकि लेट सपोज हमारे पास जो बेंजीन है, अगर मैं मेडिसन में बेंजीन यूज़ कर रही हूँ या मेडिसन हमारे पास कोई ऐसी है बेंजीन, तो बेंजीन हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो हमारे पास सबसे यही मसला बड़ा होता है कि हमारे पास जो कैंसरस पेशेंट होते हैं वो मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता, क्योंकि आप जितनी भी उनको दवाइयाँ दें उन पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि वो रास्ते में ही जाते ख़त्म हो जाती है दवाई। तो इसके लिए भी एक तरीका है जो जिसे हम कहते हैं कि ड्रग डिलीवरी, उसके लिए नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि हमारे पास जो ड्रग होती है वो उसके ऊपर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग की जाती है। हमारे पास नैनो पार्टिकल्स को कि ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हाई टेम्परेचर पे कहीं भी वो जाके जो है अपनी स्पेसिफिक जो एरिया उसे दिया जाए या स्पेसिफिक साइट, वो वहीं जाके हमारे पास ब्रस्ट होगा जिसमें मेडिसिन निकलेगी, उस कैंसरस साइट के कैंसर सेल के ऊपर जो है वो क्या करेगी, असर करेगी, और इस तरीके से वो हमारे पास ड्रग डिलीवरी का प्रोसेस भी हो जाएगा और पेशेंट भी हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बेसिकली क्या है कि हमारे पास नैनो पार्टिकल्स यूज़ होंगे कहाँ पे, ड्रग एज अ ड्रग के तौर पे, ड्रग के ऊपर उनकी कोटिंग की जाएगी, ये वाली चीज़। हमारे पास जो एक लेशमीनिया डिजीज़ है जो वजीरिस्तान साइड पे है, यहाँ पे
जो मच्छर के काटने से आपको दाना बन जाता है, तो उनके लिए भी हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो है मेडिसन के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे वाटर में जो है बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं। जैसे अगर मैं क्रोमियम 6 की बात कर देती हूँ, मेरे पास अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम आ जाए तो वो डायरेक्टली मेरे पास कैंसर कॉज कर सकता है। आप खुद सोचें, तो इसको हम वाटर से रिमूव करने के लिए भी नैनो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। आपको पता है कि हमारे पास जो टेक्सटाइल के जितने भी डाइज वगैरह हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, वो स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो हम लेट सपोज मेरे पास जैसे मिथाइलिन ब्लू टॉक्सिक डाई हो गया, तो हम इन्हें भी क्या करते हैं कि इन्हें रिमूव करते हैं वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। फूड इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होते हैं हमारे पास, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। कॉस्मेटिक में भी बहुत यूज़ होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल वोंड के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, शैम्पू, सोप्स, हमारे पास इन सब चीज़ों में क्या होता है, यूज़ होते हैं। आप अगर फूड की बात करें तो आप मिल्क पैक में देखें कि उसकी अंदर से कोटिंग होती है, उस बॉक्स की, डब्बे की, जो मिल्क वाला होता है, मिल्क पैक जो होता है, उस पैक की अंदर से वाइट कोटिंग देखें तो वो नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग होती है, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। इतने तक क्लियर है? आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। ये सारा लेक्चर थे हमारे पास, इसमें A to Z सारे लेक्चर थे जिसमें हमने नैनो पार्टिकल्स को A to Z सारा स्टडी कर लिया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।